Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine. Today I welcome you to the new video. In the previous video we talk about the classification of organic compound as open chain compounds and closed chain compounds. Open chain compounds were given the name of acyclic compounds. Open chain may be straight or branch chain, and in closed chain compounds the given name was साइक्लिक कंपाउंड्स, क्योंकि उनमें जो साइक्लिक स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर बनता है उनमें वो दो तरह के थे, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। जो हेट्रोसाइक्लिक थे उसमें कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट था, और जो होमोसाइक्लिक था उसमें जो था सारे के सारे कार्बन एटम्स थे, कार्बन की चेन्स थी, लेकिन वो रिंग फॉर्म में थी। वो बेंजीन रिंग के भी हो सकती है और बेंजीन रिंग के साथ भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम दिया। आज हम बात करेंगे डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वैरायटी के बारे में बात करेंगे। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी होना। डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी आना, यानी कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें इंक्लूड है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, लिपिड्स, ऑयल और पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक फाइबर्स, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है। वैरायटी का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा वैरायटी में पाए जाते हैं, और वैरायटी का मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी हाइड्रोकार्बन के अंदर चेंजेस करके कोई और एलिमेंट ऐड कर दिया जाए तो उसको वो डेरिवेटिव बन जाता है, जिसकी वजह से हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ हम हाइड्रोकार्बन को डिस्कस नहीं करते, हम उनके डेरिवेटिव्स को भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह इसमें आ जाते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस जैसे एलिमेंट्स भी अटैच होते हैं। तो वो बेसिकली हमारे पास ह्यूज रेंज आती है और वैरायटी आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। मैग्नीट्यूड कहते हैं क्वांटिटी को, यानी कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वैरायटी मिलती है, और वैरायटी के साथ साथ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है और उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा मिलती है हमें। मैग्नीट्यूड है कि अगर हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें, उसके साथ ऑक्सीजन लगा दें, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अल्केन्स आ जाते जो है वो अल्केन्स के अलावा जो आती हैं एल्डिहाइड कंपाउंड्स, कीटोन, ग्लूकोज, ये सारी कंपाउंड्स आ जाते हैं। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंतहाई ज़्यादा वैरायटी मिलती है, और ये सबसे ज़्यादा नेचर में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। अगर पीरियोडिक टेबल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसमें अगर हम सिंगल एक टोटल 118 में से अगर हम सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स को डिस्कस करें, और बाकी जो 117 कंपाउंड्स हैं उनके आपस के जो कंपाउंड्स हैं एलिमेंट्स के, उनको स्टडी करें, तो हमें पता चलता है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट एंड दे आर प्रेजेंट इन लार्ज वैरायटी एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट्स और देयर कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि हमारे पास सिर्फ अगर हम कार्बन के कंपाउंड्स को ही स्टडी आउट करना शुरू कर दें तो उनकी बिलियंस जो है मिलियंस के हिसाब से हमारे पास वैरायटी आती है, जो है 10 मिलियन से भी ज़्यादा जो उनकी वैरायटी है वो डिस्कवर हो चुकी है। तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, तो ओबियसली ये 10 मिलियन बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है। तो अगर हम बात करें कि क्या इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी वैरायटी हमें क्यों मिलती है, मेन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन के साथ जो चेन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, वो टूटता क्यों नहीं है? अगर एक कंपाउंड के अंदर थाउजेंड्स कार्बन जो है वो अटैच हुए हैं आपस में, तो वो क्या चेन टूटती नहीं है? क्या उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? क्या ऐसी मेन करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बहुत सारे कार्बन जो हैं आपस में मिलके वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं? अभी आपने टेबल जब स्टडी किया था उसमें सिर्फ 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में था, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक, मीथेन से लेकर डिकेन तक। उसमें आपने स्टडी किया कि हमारे पास एक कार्बन है तो मीथेन है, 2 कार्बन है तो उसको इथेन का नाम देंगे, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये कि कार्बन टू कार्बन अगर कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा तो वो कार्बन का जो कंपाउंड है वो वेरी करता जाएगा, डिफरेंट होता जाएगा, उसकी वैरायटी बढ़ती जाएगी। तो हमारे पास जो कार्बन की वैरायटी है वो कार्बन की जो चेन्स हैं उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नेचर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब इनकी मेन रीज़न क्या है, इनकी इतनी हमें वैरायटी क्यों मिलती है, इनकी इतनी हमें तादाद क्यों मिलती है? सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर में पाए जाते हैं, क्यों? इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 4 रीज़न है। The first one is catenation, second one is isomerism, third one is strength of covalent bonds of organic of carbon, और फोर्थ है हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग। इन 4 प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इन 4 मेन रीजंस की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारे पास बहुत सारी वैरायटी मिलती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाली है, दैट इज़ कैटिनेशन।
कैटीनेशन। आपको पता है कि कार्बन जो है उसके एटोम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बना सकती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम बेसिकली किन चेन्स को डिस्कस करते हैं? कार्बन टू कार्बन लिंकेज होता है, ठीक है। कार्बन एक दूसरी कार्बन, एक कार्बन है वो दूसरी कार्बन के साथ क्या करती है? म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। इसी तरह जितनी कार्बन है वो चेन आप कार्बन अटैच करते जाओगे वो चेन लंबी से लंबी होती जाएगी। 2 कार्बन का भी एक कंपाउंड होता है, 5 कार्बन का भी कंपाउंड होता है। अगर आप थाउजेंड्स के हिसाब से ये कार्बन अटैच हो जाए तो वो कंपाउंड भी डिफरेंट हो जाएगा और वैरायटी हमारे पास आ जाती है। तो एक कार्बन का दूसरी कार्बन के साथ अटैच होके लंबी लंबी चेन बनाना, ठीक है, ओपन चेन बनाना या रिंग स्ट्रक्चर्स बनाना जिनको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं, वो बनाना, उस एबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं? कैटीनेशन। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन टू कार्बन लिंकेज स्टडी करते हैं कि कार्बन की ये चेन होती है, एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होती है और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है हम इसको स्टडी करेंगे कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है। कार्बन जो है जितनी ज़्यादा मज़ीद कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाती जाएगी वो कार्बन की जो रेंज है वो बढ़ती जाएगी और कंपाउंड डिफरेंट होता जाएगा। तो द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम, यानी एक कार्बन का दूसरी कार्बन के साथ जो लिंक करने की एबिलिटी है अदर कार्बन एटम टू फॉर्म ओपन चेन और रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैटीनेशन, ठीक है। कैटीनेशन कहते हैं कार्बन की लंबी चेन्स बनाना। अगर हम यहाँ तक बात करें 3 कार्बन की चेन भी हो सकती है, 4 कार्बन की, 5 और 6 एंड सो ऑन, थाउजेंड्स कार्बन की भी चेन हो सकती है। तो जितने कार्बन नंबर अटैच होते जाएंगे उसी तरह से कंपाउंड भी डिफरेंट होता जाएगा। तो इस एबिलिटी का कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच होना, बॉन्ड बनाना, और वो ओपन चेन में भी हो सकता है, रिंग स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं। तो ये वैरायटी और ये एबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं? कैटीनेशन। द एबिलिटी ऑफ वन कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर और ओपन चेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैटीनेशन। तो बेसिकली कैटीनेशन का फिनोमिनन कौन शो करता है? कार्बन शो करती है। कार्बन के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैटीनेशन में। यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन को डिस्कस करें हैं तो हम यहाँ पे कार्बन की कैटीनेशन को डिस्कस करेंगे। कार्बन की जो लॉन्ग चेन्स बनती हैं वो चाहे वो ओपन चेन हो या रिंग फॉर्म में हो, उस एबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं? कैटीनेशन का। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये कि वाई कार्बन शो कैटीनेशन। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कैटीनेशन शो करने के लिए, लॉन्ग चेन्स बनाने के लिए एक एटम का अपने ही तरह के दूसरे एटम्स के साथ मिल के एक लंबी चेन बनाना, वो या ओपन चेन भी हो सकती है, वो रिंग फॉर्म में हो सकती है। उस कैटीनेशन के फिनोमिनन को शो करने के लिए 2 मेन कंडीशंस हैं। 2 मेन कंडीशंस कौन सी हैं? फर्स्ट वन क्या है कि जो भी एटम है जो कैटीनेशन शो करना चाहता है उसकी जो वैलेंसी क्या होनी चाहिए? 2 और मोर देन 2 होनी चाहिए, मोर देन 2 होनी चाहिए, ठीक है। जो भी एलिमेंट है जो कैटीनेशन का फिनोमिनन शो करता है उसकी मेन प्रॉपर्टी ये है कि वो उसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो इसका मतलब कार्बन जो है हैज़ एबिलिटी टू शो द फिनोमिनन ऑफ कैटीनेशन। सेकंड क्या प्रॉपर्टी है कि एक एलिमेंट है उसका अपने ही दूसरे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज़ कम्पेयर्ड, यानी कि अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट ए है वो अपनी ही तरह के दूसरे एलिमेंट ए के साथ जो बॉन्ड बनाएगा, और एक एलिमेंट ए है वो दूसरे किसी एलिमेंट बी के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उन दोनों के बॉन्ड्स में क्या फ़र्क होना चाहिए कि अपनी ही तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ जो बॉन्ड बनाया है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड विद द अदर एलिमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? कि यानी कि अगर मैं कहूँ कि कार्बन के साथ बॉन्ड है और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? अगर कार्बन कैटीनेशन शो करना चाहती है तो कार्बन के साथ अपनी ही तरह के एलिमेंट्स के साथ जो है बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द कार्बन विद द अदर एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस के साथ उसका बॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन के साथ बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसीलिए कार्बन जो है इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती है और कार्बन जो है फिनोमिनन शो करती है कैटीनेशन का। सो कार्बन हैज़ एबिलिटी, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है जो कि 2 से ज़्यादा है, और इसका
एक कार्बन का अपने ही कार्बन एटम के साथ दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट। किसी और के साथ बॉन्ड बनाना, इसका मतलब कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा अगर कार्बन का हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस के साथ कंपेयर करें तो वो ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसको तोड़ना भी ज़्यादा आसान नहीं है, उसको तोड़ना मुश्किल है। इसका मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कार्बन जो है अपनी ही तरह के दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर लंबी से लंबी चेन बना सकती है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, और वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब ये है कि उसको तोड़ने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, जो कि हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसको हीट करेंगे, तब जाके वो कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो टूटेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मेन रीज़न आ गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारे पास इतनी ज़्यादा वैरायटी क्यों मिलती है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न दैट इज़ कैटिनेशन। तो सबसे ज़्यादा मेन जो रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वैरायटी का, दैट इज़ कैटिनेशन। कार्बन अपने ही कार्बन एटम के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं एज़ कम्पेयर टू द कार्बन बॉन्ड विद अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इज़ दैट क्लियर? कि आपको पता चल गया कि ये इन दो कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है, तब भी जाके कोई भी एलिमेंट है वो कैटिनेशन शो करेगा। नाउ आई विल टॉक अबाउट द सेकेंड कंडीशन ऑफ कैटिनेशन के कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द बॉन्ड ऑफ कार्बन विद द अदर एलिमेंट स्पेशली ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कार्बन का बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कार्बन का ऑक्सीजन का बॉन्ड क्यों वीक है, कार्बन कैटिनेशन ही शो क्यों करती है, ठीक है। अगर हम कार्बन की फैमिली की बात करें, ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम ग्रुप देखें कार्बन फैमिली का, ठीक है, जिसमें कार्बन मौजूद है, सिलिकॉन मौजूद है, जर्मेनियम मौजूद है, तो ये बेसिकली एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें पीरियोडिक टेबल के अंदर तो हमें कार्बन के नीचे सिलिकॉन भी मिलता है, सिलिकॉन के नीचे हमें जर्मेनियम भी मिलता है। तो बेसिकली ये बात करने का मकसद ये है कि वाई डू कैटिनेशन इज शोन ओनली बाय कार्बन। कार्बन ही क्यों कैटिनेशन शो करती है, सिलिकॉन और उसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं जर्मेनियम ये क्यों नहीं शो करते। हालांकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जाए तो वो सेम है, क्योंकि जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होते हैं दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटरमोस्ट शेल में सेम होती है और एक ये इनकी वैलेंसी भी सेम होती है। लेट्स सी कैसे। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटरमोस्ट शेल में कितने आगे 4, और 4 और 2 हो गए 6। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपको नजर आए 1 2 3 4। इसी तरह सिलिकॉन की देखें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 हो गए। बाकी 14 में से 10 माइनस कर दें तो 4 आ गए। लास्ट वाला शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 4। तो इसका मतलब ये है कि इनकी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, डैट इज़ 4 इलेक्ट्रॉन। हालांकि ये सेम ग्रुप में मौजूद हैं। कार्बन जो है बोरॉन फैमिली, हम इसको कार्बन फैमिली इसको कहते हैं। बोरॉन फैमिली के बाद ही आती है कार्बन फैमिली। तो कार्बन और सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन कार्बन सिर्फ कैटिनेशन शो करता है, सिलिकॉन शो नहीं करता। हालांकि इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम है, ये दोनों 4 बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब एक कार्बन एट अ टाइम 4 बॉन्ड्स बना सकता है। इसी तरह क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पूरे करने के लिए इनको अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इन्हें मजीद 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो दोनों जो है एट अ टाइम 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं। बोथ हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बोथ हैव सेम वैलेंसी। कार्बन और सिलिकॉन दोनों एट अ टाइम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो कार्बन ही क्यों जो है वो कैटिनेशन शो करता है, सिलिकॉन कैटिनेशन क्यों नहीं शो करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। इसमें आप यहाँ पे बात करेंगे कार्बन का अपने कार्बन के साथ बॉन्ड, कार्बन का दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड, सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ बॉन्ड और सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड। इनकी बॉन्ड्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात हम करेंगे। जिसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है, जिसका वीक बॉन्ड होगा उसके जो है बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए। ओके, बोथ हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बट ओनली कार्बन शो कैटिनेशन। सिलिकॉन के साथ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। दैट इज़ द सेकंड कंडीशन ऑफ कैटिनेशन कि अगर कोई एलिमेंट जो है वो कैटिनेशन शो करता है तो उसका अपने ही दूसरे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे हम बॉन्ड की बात करेंगे, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड और सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ बॉन्ड। तो इन दोनों में अगर चेक करें कि किसकी ज़्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है बॉन्ड की, कौन ज़्यादा देर तक जो है वो स्टे कर सकता है, कौन ज़्यादा वैरायटी ऑफ कंपाउंड शो करता है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ जो बॉन्ड है उस एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 355 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए, और सिलिकॉन के साथ जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए 200 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम 200 किलो जॉल पर मोल तक एनर्जी देंगे तो ये बॉन्ड तब फ़ौरन टूट जाएगा, ये भी बॉन्ड टूट जाएगा।
लेकिन जब तक हम 355 किलो जॉल पर नहीं देंगे तब तक कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो नहीं टूटेगा। इसका मतलब ये कि कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जिस बॉन्ड की ज़्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी वही एलिमेंट्स जो हैं ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं और उनकी वैरायटी भी ज़्यादा हो सकती है। तो अब आपको यहाँ पे रीज़न मिल गई इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की वजह से कि कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, दैट इज़ 355 किलो जॉल मोल पर मोल, और यहाँ पे हमें 200 चाहिए, तो ये 200 पे तो इजीली टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये जब इजीली, चाहे इसकी लंबी भी चेन हो तो ये 200 किलो जॉल पर ये इजीली टूट जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी ऑफ कंपाउंड नहीं मिलेगी। इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, डेट इज़ 355 किलो जॉल। इसका मतलब ये कि कार्बन का जो कार्बन के साथ जो है बॉन्ड वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन। इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन शो करती है लेकिन सिलिकॉन कैटिनेशन शो नहीं करती। अब क्वेश्चन ये कि कार्बन का दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड कैसा है और सिलिकॉन का दूसरे बॉन्ड ऑक्सीजन एलिमेंट्स के साथ कैसा है। जैसे कार्बन का अगर कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है तो उसको तोड़ने के लिए हमें 351 किलो जॉल पर मोल ऑफ, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड देखें तो उसको तोड़ने के लिए 351 अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। और यहाँ पे सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें 452 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी चाहिए। यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन सा जहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है लेकिन कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए कार्बन टू कार्बन कैटिनेशन शो करता है, सिलिकॉन शो नहीं करता, बल्कि और सिलिकॉन जो है उसके दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो बॉन्ड है वो ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से जो सिलिकॉन है वो, जैसे आप सैंड का फॉर्मूला पढ़ते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। सिलिका और सिलिकेट्स जो हैं इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कार्बन जो है उसके ज़्यादा इतने कार्बन के ऑक्सीजन के बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा वैरायटी हमें यहाँ पे नहीं मिलती जितनी हमें सिलिकॉन के ऑक्सीजन के साथ जो है कंपाउंड्स की वैरायटी मिलती है। नाउ कैटिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे सेकंड जो रीज़न है, मेन रीज़न है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये ऐसा फिनोमिनन है जिसमें हम कहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। आपने जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि ओपन चेन जो कंपाउंड्स हैं उनको हम ओपन स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हैं, उनको हम इस तरह से स्ट्रेट चेन में जो है लिख सकते हैं, स्ट्रेट कार्बन की चेन में भी लिख सकते हैं, और हम इनकी ब्रांचिंग भी कर सकते हैं कार्बन एटम्स की। यहाँ पे हम ब्रांचिंग में ऐड कर दें कार्बन एटम्स को, तो इसका मतलब ये है कि हमने पढ़ा था एन, आइसो और नियो, ये 3 फॉर्म्स हमने पढ़ी थी। हमने कहा था कि हम किसी भी कंपाउंड को उसके एन, आइसो और नियो स्ट्रक्चर फार्मूला की बेस पर हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन उनको एग्जैक्ट उनकी अरेंजमेंट है वो हम चेंज कर देंगे। यानी कि बेसिकली हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई भी हो, हम उसको 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं, एन, आइसो और नियो फॉर्म में। हम ओपन चेन में भी लिख सकते हैं, हम सिंगल ब्रांचिंग में भी लिख सकते हैं और कम्प्लीटली ब्रांचिंग में भी लिख सकते हैं। तो एक से ज़्यादा उनकी जो स्ट्रक्चर फार्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी अरेंजमेंट चेंज करने से उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है या नंबर है उन पे फ़र्क आएगा। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उनको हम डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी जो है अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट शो कर सकते हैं। अरेंजमेंट चेंज करते हुए उनके डिफरेंट फार्मूलाज के थ्रू उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला में भी हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला तो बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम सिर्फ अरेंजमेंट एलिमेंट्स की चेंज करते हैं, कार्बन की और हाइड्रोजन की, कार्बन के साथ जो अरेंजमेंट है वो चेंज करते हैं, लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला पे कोई फ़र्क नहीं आता, उनके अंदर मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी सेम रहती है। यहाँ पे हम बात करेंगे उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन हम उनको डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की बेस पर हम उनकी अरेंजमेंट चेंज कर लेते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आइसोमर्स होते हैं जो इस फिनोमिनन को, जो ये फिनोमिनन शो करते हैं, उनको हम उस फिनोमिनन को हम क्या नाम देते हैं, आइसोमेरिज्म।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे पेंटेन की। पेंटेन है, कार्बन 5 होते हैं इसके अंदर और हाइड्रोजन होते हैं 12। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ये कार्बन मॉलिक्यूलर फार्मूला शो कर रहा है कि इसके अंदर 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। अच्छा, अगर हम इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लिखें, हम इसको इसमें जो है ओपन फॉर्म में जब हम डिफरेंट अरेंजमेंट शो करते हैं एग्जैक्ट, जिसमें हम अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स चेंज करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें 1 2 3 4 5, ये आपको जो शो हो रही है ये एक स्ट्रेट चेन है जिसको हम कहते हैं एन पेंटेन। इसको हम ओपन चेन में भी लिख सकते हैं जिसको हम कहते हैं एन पेंटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल स्ट्रेट चेन में हम लिख देते हैं। ये स्ट्रेट चेन जो शो कर रही है कि यहाँ पे कार्बन की कंप्लीट जो है वो स्ट्रेट ओपन चेन है जिसमें कार्बन एंड्स फ्री हैं। इसमें अगर हम कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5 है, हाइड्रोजन करें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कार्बन 12 है, 5 है और हाइड्रोजन 12 है। ये लिख दिया। हम इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ी सी अरेंजमेंट कार्बन की चेंज कर दें। लास्ट वाला जो कार्बन है आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आप ब्रांचिंग करेंगे हमेशा जो सेंटर वाली कार्बन होगी, सेंटर वाली कार्बन में हमेशा ब्रांचिंग शो करते हैं। फर्स्ट और लास्ट वाली जो दोनों कार्बन एंड्स हैं उन पे कभी भी हम ब्रांचिंग शो नहीं करते किसी भी दूसरी कार्बन के साथ, क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो है वैलेंसी कंप्लीट होती है तो वो नहीं हम कर सकते। सेंटर वाली कार्बन के साथ हमेशा सिंगल ब्रांचिंग शो कर दो, डबल ब्रांचिंग शो कर दो, तो उसी तरीके से अरेंजमेंट जो है चेंज करने से उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला पे कोई चेंज नहीं आता। बेसिकली हम ये वेज बता रहे हैं कि इन कंपाउंड्स को हम डिफरेंट फार्मूलाज पे डिफरेंट अरेंजमेंट चेंज करते हुए इनकी जो है स्ट्रक्चर्स को लिख सकते हैं। एन पेंटेन है, एन आइसोनियो, ये 3 फॉर्म्स हैं। इनकी बेस पर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिख सकते हैं लेकिन उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, सिर्फ अरेंजमेंट एलिमेंट्स की चेंज होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इस लास्ट वाली कार्बन को उठा के हम इन दोनों में सेंटर वाली दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन से अटैच कर देंगे। 1 2, यहाँ पे मैंने 4 लिखी, 1 2 3 4, क्योंकि एक हमने रिमूव कर दी। अब इन दोनों में से सेंटर में ये 2 हैं, इनमें से किसी भी एक के साथ हम रिप्रेजेंट कर देंगे CH3। ये भी CH3 फर्स्ट और लास्ट वाली कार्बन के साथ जो है CH3। इस कार्बन के ऑलरेडी 2 कंपाउंड हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 हाइड्रोजन, और ये 1 2 3 ऑलरेडी हैं तो एक हम लिखेंगे यहाँ पे 4 उसके पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे हमने कितनी ब्रांचिंग शो की? एक ब्रांच हमने शो की। इट इज़ कॉल्ड आइसोपेंटेन। अगर हम एक और जो है वो शो कर दें, एक और ब्रांचिंग शो कर दें सेंटर वाले कार्बन में, तो हम लिखेंगे 1 2 3 5 कार्बन है टोटल। सेंटर वाली में एक यहाँ पे कार्बन आ जाएगी, एक यहाँ पे कार्बन आ जाएगी। 1 2 3 4 5 कार्बन पूरी हैं, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हुई है कार्बन एटम की। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट हम उनको डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ शो कर सकते हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट होती है स्पेस के अंदर जिसे हम स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं कि डिफरेंट होता है, उनको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। सो पेंटेन जो है वो जो इसकी तीनों फॉर्मों में मिलती हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी CH3 आएगा, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, और जो यहाँ पे भी CH3 होगा। ये वाली कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4। तो ये मेरे पास जो है ये नियोपेंटेन है, कम्प्लीटली ब्रांच है। ब्रांचिंग हमेशा सेंटर वाली कार्बन पे शो करती हैं, एंड्स वाली कार्बन पे शो नहीं करना। इज दैट क्लियर? अब आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने ब्रांचिंग शो करनी है तो आप हमेशा सेंटर वाले एलिमेंट्स में शो करेंगे कार्बन आइटम्स पे। तो अगर हम इनकी कार्बन हाइड्रोजन काउंट करें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन ही है। यहाँ पे काउंट करें 3 3 6 9 और ये 3 12। इसका शो ये हो रहा है कि ये तीनों एक ही कंपाउंड्स हैं, बोथ आर द पेंटेन, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनमें कार्बन की तादाद भी सेम है, हाइड्रोजन की तादाद भी सेम है, लेकिन हमने इनको 3 वेज में, 3 फार्मूलाज में, 3 अरेंजमेंट्स में हमने इसको शो किया है। बस कार्बन की अरेंजमेंट थोड़ी आगे पीछे कर दें, ब्रांचिंग में शो कर दें, सिंगल ब्रांचिंग में शो कर दें, डबल ब्रांचिंग में शो कर दें, तो उससे उनकी अरेंजमेंट चेंज होती है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसकी अरेंजमेंट ये चेंजिंग करते हुए डिफरेंट आइसोमर्स शो कर सकते हैं। तो पेंटेन के कितने आइसोमर हो गए? 3, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। हम पेंटेन को इन तीनों फॉर्म्स में से लिख सकते हैं। सो दीज आर द आइसोमर्स टू ईच अदर। ये एक दूसरे के आइसोमर हैं क्योंकि ये इनकी अरेंजमेंट बस चेंज है लेकिन इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद सेम है। तो हम इस फिनोमिनन को कहेंगे कि ये आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं क्योंकि इन तीनों आइसोमर्स की स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? डिफरेंट है। इज दैट क्लियर?
अगर हम फोर्थ पॉइंट को देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है कार्बन के साथ अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसका मतलब यह है कि कार्बन का साइज़ जो है वो स्मॉल होता है। आपने देखा था जब हमने सिलिकॉन और कार्बन का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो उसमें कार्बन का जो साइज़ है वो छोटा है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज़, इसका साइज़ छोटा होने की वजह से ड्यू टू स्मॉल साइज़ of carbon atom it can make bond with oxygen, hydrogen, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा दूसरे इसेंशियल एलिमेंट्स के साथ जो है ये बॉन्ड बना सकता है। जिसकी वजह से जितने बॉन्ड बनाएगा, जिस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स अटैच होते जाएंगे तो उसकी वैरायटी भी हमें ज़्यादा मिलती जाएगी। तो दिस इज़ द थर्ड रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज वैरायटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज़ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन का साइज़ छोटा होने की वजह से जो उसका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के साथ जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो ज़्यादा हमें वैरायटी मिलती है। इसके अलावा मल्टीपल बॉन्डिंग, कार्बन जो है अपनी ही दूसरी कार्बन एटम के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। मल्टीपल बॉन्डिंग, एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाना। कार्बन अपनी ही कार्बन एटम के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो एक कार्बन एटम है एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 कार्बन एटम है, वो उसमें मज़ीद 3 और वैरायटी आ गई सिर्फ बॉन्ड की बेस पर ही। तो अगर हम उसके साथ मौजूद एलिमेंट्स के अलावा हम उनके आपस में बॉन्डिंग की बेस पर भी अगर हम बात करें तो उसकी वजह से भी हमें बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। या तो वो सिंगल बॉन्डेड हो सकता है, डबल बॉन्डेड हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्डेड है। जो कार्बन के साथ जो सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बन वाली जो हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी? इथेन थी, जिसमें हमने कहा था कि 2 कार्बन एटम्स हैं, CH3 ये हमारे पास है 2 कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। यहाँ पे हम देखें तो कार्बन के साथ 2 कार्बन, लेकिन दोनों कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि 2 और 2 4 पूरे इस तरह से होंगे। यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्डिंग, यहाँ पे 3 ऑलरेडी बॉन्ड है तो एक इनको हाइड्रोजन की बस ज़रूरत है। तो जिसमें कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो, Sc2 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, जिसमें 2 कार्बन हो, उसमें अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम इथेन बोलेंगे। 2 कार्बन है उनमें डबल बॉन्ड है तो इथाइलीन बोलेंगे। ईन का मैंने बता दिया था उस टाइम कि जो है ईन वर्ड जो है वो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। और ये थर्ड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है इसको हम कहते हैं एसिटाइलीन, और इसको हम कहते हैं इथाइन। इसका दूसरा नाम क्या है? इथाइन। एसिटाइलीन को हम दूसरा नाम देते हैं इनका। आइन रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल बॉन्ड को, ईन रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को, एन रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड को। तो एक ही हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिर्फ 2 कार्बन वाला ही कंपाउंड है, उसी के अंदर डिफरेंट मल्टीपल बॉन्डिंग की बेस पर भी वैरायटी आ जाती है। अगर आप 3 कार्बन की बात करो, 3 कार्बन है तो उसमें भी एक में कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दो, सिंगल बॉन्ड लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, तो उसी तरह से बॉन्डिंग की बेस पर भी इनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी आ जाती है अगर हम इन एलिमेंट्स को ना भी अटैच करें तो इसका मतलब ये है कि इन 4 मेन रीज़न, कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से जो है कार्बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है और उनकी मैग्नीट्यूड क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर हम 2 कार्बन वाले ही कंपाउंड में देख लें तो हमें उन्हें बॉन्डिंग की बेस पर जितनी वैरायटी मिल रही है। तो आपने ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं जो मैंने आपको साथ साथ डिस्कस किए हैं। 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विद सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड इथेन, डबल बॉन्ड इथाइलीन, ट्रिपल बॉन्ड इथाइन, और इसका दूसरा नाम क्या है? एसिटाइलीन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।